गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग। और यहाँ पर हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जो टीकाकरण से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट इसके पहले आ चुका है, ये दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें हम 7-8 साल में जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है टीकाकरण से रिलेटेड, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सभी प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक्स में से आपका टीकाकरण इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक। चलिए अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। अगर आप ये सभी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बड़ी मात्रा में हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि हम एग्जाम बेस्ड पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये दिया गया है वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर। जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है, इसमें टीके संग्रहित किए जाते हैं। आपको बताना है कौन से टीके इसमें रखे जाते हैं। जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, इसमें टीके रखे जाते हैं। कौन से टीके रखे जाते हैं, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, ठीक है। फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो टीके रखे जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये टीके दिए गए कौन से टीके, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। पोलियो एंड मीजल्स रखे जाते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो रखे जाते हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में पोलियो और मीजल्स रखे जाते हैं, सही उत्तर ए माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी, खसरा, एमएमआर टीकों को संग्रहित किया जाना चाहिए। आपको बताना है कितने तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। जो बीसीजी का होता है, मीजल्स का होता है, एमएमआर वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन, इसका स्टोरेशन होना चाहिए कितना, हाँ, तो इसका जो स्टोरेज होगा वो कितने टेम्परेचर पे किया जाएगा। बीसीजी, खसरा, एमएमआर टीकों को संग्रहित किया जाता है या किया जाना चाहिए। हाँ, पढ़ लीजिए, बीसीजी, मीजल्स, एमएमआर वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन। हाँ, पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। बीसीजी, मीजल्स, एमएमआर वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए, ठीक है। इनका जो स्टोरेशन होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसे स्टोर करना चाहिए, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा विकल्प सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, बीसीजी टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सिरिंज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन, बीसीजी वैक्सीनेशन। तो बीसीजी टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सिरिंज का उपयोग किया जाता है, कौन सी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम्स में सब पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कौन सा होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ट्यूबरकुलिन सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बीसीजी जब वैक्सीनेशन किया जाता है जन्म के समय किया जाता है, एट बर्थ करते हैं, ठीक है, जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो ये ट्यूबरकुलिन, हाँ, ट्यूबरकुलिन सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधी और गर्मी के प्रति संवेदनशील टीका है। आपको बताना है कौन सा टीका संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन, जो हीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव वैक्सीन है उसके बारे में बताइए, और जो मोस्ट हीट रेजिस्टेंट है जिसमें गर्मी का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा उस वैक्सीन के बारे में बताइए, वो वैक्सीन कौन सी होगी। दोनों वैक्सीनों के बारे में आपको बताना है। क्या माना जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधी, जो गर्मी को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर लेगी वो वैक्सीन, और गर्मी के प्रति एक संवेदनशील वैक्सीन होगी, मतलब गर्मी पाकर वो खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी, पोटेंट नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। तो सबसे सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा जो गर्मी बर्दाश्त कर लेती है वो टीटी वैक्सीन होती है, ठीक है, और जो ओपीवी होता है ये हीट के प्रति मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन के अंतर्गत आती है, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, समझे। मतलब ये होता है कि इसे -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, समझे। गर्मी पा जाए तो ये ओपीवी टीका बिगड़ जाता है, बेकार हो जाता है, शक्ति नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, ठीक है। और यहाँ पर जो टीटी होता है, जो टीटी वैक्सीन है, तो ये जो टीटी वैक्सीन होता है ये अगर गर्मी भी पा जाता है तो ज़्यादा
इसमें खास कोई असर नहीं पड़ता, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी चला जाता है थोड़ा बहुत, तो ये ज़्यादा टीका ये बर्बाद नहीं होता, बेकार नहीं होता। लेकिन सबसे जल्दी जो बर्बाद होने वाला टीका होता है, तो ये रेजिस्टेंट है। हीट रेजिस्टेंट का मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें हीट के प्रति, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जल्दी जो खराब हो जाएगा वो ओपी भी खराब हो जाएगा। सही उत्तर विकल्प बी माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर, समझे। हाँ, तो सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड चेन में तापमान को इस बीच रखा जाता है। जो कोल्ड चेन होती है जहाँ पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, ठीक है, इसमें कोल्ड चेन का जो तापमान होता है वो कितना रखा जाता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और आंसर बताइए। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, कोल्ड चेन में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, कोल्ड चेन में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। हाँ पढ़िए, कोल्ड चेन में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, कोल्ड चेन में तापमान को इस बीच बनाए रखा जाता है। आपको बताना है किस बीच बनाए रखा जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोल्ड चेन में जो तापमान को बनाए रखा जाता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे बनाए रखा जाता है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। जो कोल्ड चेन होता है जहाँ पर वैक्सीन स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादातर जो रहता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। प्लस वाला टेम्परेचर होता है, माइनस वाला नहीं होता, ठीक है। गलती न करना एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहते हैं। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाएगा? पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या माना जाएगा? हाँ, निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा कोल्ड चेन बोला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। इसे कोल्ड चेन बोला जाता है, कोल्ड चेन। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यदि टीके 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के संपर्क में आते हैं या फ्रीजर में रखे जाते हैं तो वे अपनी शक्ति को खो देते हैं। बताइए भाई, यदि टीके 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के संपर्क में आते हैं, जब भी जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हो जाता है, ठीक है, तो वो अपनी शक्ति को खो देते हैं, ठीक है। तो वे अपनी शक्ति को खो देते हैं, तो वे टीके कौन से हैं जो अपनी शक्ति को, ताकत को खो देंगे? अगर उन जहाँ पर ये टीके रखे जाते हैं अगर उसका टेम्परेचर अधिक हो जाए, समझे, अधिक मतलब है कि प्लस में चला जाए यार, 10 से ऊपर, जैसे कि 10 मतलब 8 से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, तो अब वो अपनी शक्ति या ताकत को खो देंगे। इनमें से वो टीके कौन से जो अपनी शक्ति और ताकत को खो देते हैं? बताइएगा भाई, कौन से टीके होंगे जो अपनी शक्ति और ताकत को खो देंगे? प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, टीटी, डीपीटी, डीटी, समझे। तो ये टीके दिए गए हैं कमीशन के द्वारा, जो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। पोलियो को यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये ओपीवी लिखा है, ठीक है, ये जो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आईपीवी हो सकता है, ठीक है। आईपीवी का जो टेम्परेचर होता है 2 से 8 के बीच में रखा जाता है, ओपीवी माइनस में जाता है, ठीक है। नॉट क्लियर इन दिस ऑप्शन, ऑप्शन में ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा टीटी, डीपीटी, डीटी, ठीक है। तो ये अपनी शक्ति को खोने लगते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। बीसीजी टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिरिंज का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन? बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि एग्जाम में कई बार 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछे गए, इसलिए क्वेश्चन रिपीटेड किए गए, ठीक है, रिपीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन? कौन सा बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। जमे हुए डीपीटी वैक्सीन को रखना चाहिए, लिखा है फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, ठीक है। पढ़िएगा, ये दिया गया सेकेंड थ्रोली बिफोर यूज करने से पहले अगर कोई जो वैक्सीन होता है अगर वो जम गई है, जैसे डीपीटी वैक्सीन क्या है,
एक जमी हुई वैक्सीन है, तो हम क्या करेंगे इसे, सेकेंड थ्रोली बिफोर यूज, यूज करने से पहले इसको हिला लेंगे। फिर लिखा है नेक्स्ट शुड बी मेल्ट बिफोर यूज, यूज करने से पहले इसे पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कार्डेड, फेंक देंगे। ब्रॉड टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, यूज करने से पहले इसे रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। तो जो जमी हुई डीपीटी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको अपने विवेक के अनुसार सही उत्तर बताइएगा, क्या माना जाएगा इसमें। हाँ, प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो बताना है आपको। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, जो जमे हुए डीपीटी वैक्सीन होते हैं, हाँ, तो क्या करेंगे हम, डिस्कार्डेड कर देंगे, ठीक है। जो जमा हो, क्योंकि जमने पर ये खराब हो जाता है डीपीटी, समझे। जो डीपीटी होता है ये जमने पर खराब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर देंगे। डीपीटी जमना नहीं चाहिए। कौन सा टीका है जो जमा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। हाँ, ओपीवी जो वैक्सीन है हम इसे जमा हुआ इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये जमा हुआ टीका ठीक रहता है, जितना जमा रहता है उतना ये पोटेंट रहता है, शक्तिशाली रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इसकी कोई शक्ति छीड़ नहीं होती, समझे, ताकत इसकी रेड्यूस नहीं होती। बाकी अगर डीपीटी वगैरह अगर आपके जम गए तो समझो कि ये डिस्कार्डेड करने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी पोटेंट, इनकी शक्ति कम हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। और जमता कोई टीका तभी है जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में चला जाए, ठीक है। तो माइनस पे जाने पर ये बिगड़ जाएगा, ठीक है, माइनस पे जाने पर बिगड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 10, बीसीजी वैक्सीन देने की तकनीक है, आपको बताना है कौन सी टेक्निक है। टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बीसीजी वैक्सीन, किस टेक्निक के माध्यम से दिया जाता है बीसीजी। हाँ, पढ़िएगा, 10 नंबर पढ़ लीजिए। बीसीजी किस टेक्निक के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन इज, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन देने की तकनीक है, आपको बताना है कौन सी तकनीक है बीसीजी वैक्सीन देने की। हाँ, तो प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा, बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो इंट्राडर्मल देते हैं। कैसा देते हैं, इंट्राडर्मल दिया जाता है, स्क्रैच इंजेक्शन के माध्यम से। स्क्रैच हो जाता है, समझे, पंचर किया जाता है। जैसे किसी बेबी को ये टीका दिया जाता है बीसीजी का, ठीक है, तो जैसे उसके ये हाथ है तो उसमें यहाँ पर शोल्डर पे क्या करते हैं, पंचर किया जाता है, स्क्रैच हो जाता है। यही तो वो निशान है जो 2 महीने बाद आता है, यही वो निशान है जो 2 महीने बाद देखने को मिलता है। यही वो टीका है बीसीजी का, समझे, जिसे आईडी दिया जाता है। और आईडी जो टीका होते हैं कितने डिग्री पर लगाए जाते हैं, समझे। आप कमेंट बॉक्स बताएंगे जो इंट्राडर्मल टीका होते हैं ये कितने डिग्री पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर टीका लगाया जाता है बीसीजी का तो परमानेंट निशान बन जाता है बच्चों के। आपने देखा होगा अपने कंधे पे नीचे की साइड में देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर आपकी स्किन में एक छेद या कुछ कट मार्क जैसा होता है, वो बीसीजी का निशान होता है, ठीक है, बीसीजी का निशान होता है, आप देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे लगता है जला हुआ था, वहाँ पर पंचर किया जाता है, घाव जैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तनुकारक होता है। द diluent used फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तनुकारक है जो डाइल्यूएंट है, कौन सा है। द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, बीसीजी वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तनुकारक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा नॉर्मल सैलिन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नॉर्मल सैलिन माना जाएगा। ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर, नॉर्मल सैलिन माना जाएगा, ठीक है। हाँ, ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नॉर्मल सैलिन के साथ बीसीजी को डाइल्यूट किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, फिर इसको बाद में अप्लाई किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, खसरा वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। मिजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, जो मिजल्स वैक्सीन होता है इसे रखा जाता है, लेकिन खसरा वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। मिजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इन, पढ़िए 12 नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। 12 का उत्तर क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर पढ़िए और आंसर बताइएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या माना जाएगा। मिजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, खसरा वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। हाँ, मिजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, तो क्या माना जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये फ्रीज़र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? फ्रीज़र कंपार्टमेंट में रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। ठीक है। हाँ, जो मिजल्स वाला टीका होता है इसे किस में रखेंगे? फ्रीज़र के कंपार्ट में रखा जाता है। सही उत्तर बी वाला माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप विज्ञापन पर ध्यान देंगे। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी की क्लास लेना चाहते हैं, जेएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्लास लेना चाहते हैं, या पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम पास में लगे हुए हैं जिनके, ठीक है, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, या पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है 6306782918। ठीक है, ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, तो अपना नाम, जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट परमानेंट स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी स्टाफ नर्स, एनएचएम, सीएचओ की कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर, मिजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, ये फ्रीज़र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? फ्रीज़र में। इसके बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये व्हाट इज बेसिलिस कैलमिटी ग्यूरिन, बीसीजी क्या है आपको बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम एग्जाम्स में, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, व्हाट इज बेसिली कैलमिटी ग्यूरिन, जो बेसिली कैलमिटी ग्यूरिन है आपको बताना ये क्या है, जैसा कि विकल्प दिया गया इसके बारे में बताइए। बेसिली कैलमिट ग्यूरिन क्या है? तो बेसिली कैलमिट ग्यूरिन जो है ये क्या है? 13 नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। बेसिली कैलमिट ग्यूरिन, हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। बेसिली कैलमिट ग्यूरिन क्या है? एटीन्यूटेड लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। कैसी है? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बीसीजी लिखा है, ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। कल भी आपने पढ़े थे ये प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, प्रैक्टिस में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, इस्तेमाल ना किए गए बीसीजी वैक्सीन को बाद में फेंक देना चाहिए। ये लिखा है कितने घंटे बाद फेंक देना चाहिए। अनयूज्ड जो बीसीजी वैक्सीन होता है शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, जैसे कि हम बीसीजी का वायल ओपन कर लेते हैं बीसीजी वैक्सीन का, ठीक है, इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो अगर ये इतने घंटे के अंदर इस्तेमाल हो जाती तो अच्छी बात, अगर नहीं इस्तेमाल होती तो हम क्या करेंगे? इसे फेंक देंगे। बताइए भाई क्या करेंगे, कितने घंटे बाद फेंक देंगे? तो सही उत्तर जो माना जाएगा, इसे हम 6 घंटे बाद फेंक देंगे। कई बार 4 घंटे, कई बार 6 घंटे ऐसा करके लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन WHO कहता है 6 घंटे बाद फेंक देंगे, और कई बार क्या होता है ऐसा लिखा जाता है 4 से 6 घंटे। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, 4-6 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जितना शीघ्र हो सके ज़्यादा अगर आपको ये टीका फ़ायदा करे, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे, तो आप इसे जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र लगवाएं। ठीक है, अगर कभी किसी को बीसीजी का टीका लगवाना हो तो ऑन स्पॉट तुरंत लगवाना चाहिए। ठीक है, हाँ, तुरंत उसी समय करंट में लगवा लेना चाहिए, 4 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जैसे ही ओपन किया गया है। ठीक है, और अगर जितनी दवा बच जाती, जितनी वैक्सीन बच जाती है तो उसको रखेंगे नहीं फ्यूचर के लिए। ठीक है, हाँ, उसको फ्यूचर के लिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो बेकार जाता है, बेकार हो जाता है, तो इसे 6 घंटे बाद क्या करेंगे? हम फेंक देंगे, डिस्कार्डेड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, 6 घंटे बाद क्या करते हैं? इसको डिस्कार्डेड कर दिया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। बच्चों को इनसे बचाने के लिए दिए जाने वाला बीसीजी वैक्सीन है। जो बच्चे को बीसीजी दिया जाता है, कह रहा है कि किसके अगेंस्ट देते हैं? बीसीजी वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड अगेंस्ट। अगर ये प्रश्न इंग्लिश में लिखा हो तो आपको थोड़ा सा मतलब समझने में भी दिक्कत हो रही, हिंदी में भी कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि बच्चे को इनसे बचाने के लिए दिए जाने वाला बीसीजी है। ठीक है, तो जैसे लिखा है बीसीजी वैक्सीन गिवन टू द प्रोटेक्ट अ चाइल्ड अगेंस्ट, तो समझ में आते हैं क्वेश्चन की क्या उत्तर होगा इसका। ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, इस तरीके के प्रश्न जैसा लिखा है ना सेम, कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, जैसा एग्जाम में आया वैसा ले लिया गया। ये बच्चे को इनसे बचाने के लिए बीसीजी दिया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम जब परीक्षा में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, लैंग्वेज जो भाषा शैली वो बहुत टफ आ गई, लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ आ गई भाषा शैली, समझे। तो टीबी के अगेंस्ट बीसीजी दिया जाता है, तो हमको ये बीसीजी जो टीका होता है ना, ये भी बड़ा भारी लगता है कि यार बहुत सिंपल सा प्रश्न था, पूछा बीसीजी गया था लेकिन हम समझ नहीं पाए थे, हम टाइफाइड मार करके आ गए। डी उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में से लिया नहीं गया है। ठीक है, आपको बताना है टाइफाइड के लिए एक वैक्सीन देते हैं, उस वैक्सीन का नाम बताइए। ठीक है, टाइफाइड के लिए 2-3 वैक्सीनें हैं जो रिकमेंडेड होती हैं, ज़्यादा प्रचलन में रहती हैं।
आपको जो सबसे बढ़िया लगे या दोनों तीनों जो भी पता हो आपको, वो टाइफाइड के लिए जो वैक्सीन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, टाइफाइड के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन को मिलाकर तैयार किया जाता है, किसके साथ मिलाकर तैयार करते हैं, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल वाटर, आरएल या डेक्सट्रोज सोल्यूशन के लिए साथ। बीसीजी वैक्सीन को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो बीसीजी होता है। बीसीजी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बीसीजी वैक्सीन को मिलाकर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या माना जाएगा। 16 पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बीसीजी वैक्सीन को मिलाकर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। तो जो बीसीजी वैक्सीन होता है, इसमें मिलाया जाता है आपका नॉर्मल वाटर, नॉर्मल सैलिन, नॉर्मल वाटर मिलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे गए, इस तरीके से आए, इनके विकल्प में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, समझे। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगर आप हमारी एक सारी क्लासेज पढ़ लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से, और इसके पहले भी मैंने एएनएम के जब एग्जाम्स हुए थे तो मैंने कई सारे हमारे, जब आप हैंडेड टेस्ट सीरीज नंबर पे जाएंगे, वीडियो में देखेंगे जाके, तो हमने लिखा है मिडवाइफरी पार्ट 1, मिडवाइफरी पार्ट 2, मिडवाइफरी पार्ट 3, ये 3-3 4-4 5-5 पार्ट बनाए हैं। अगर आप इस तरीके से देख लेंगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, समझे। जीएस इंडिया नर्सिंग सर्च कीजिए या जीएस इंडिया सर्च कीजिए गूगल या यूट्यूब में, बड़ी मात्रा में वीडियो अवेलेबल हैं। आप अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो सारे प्रश्न एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। क्लासेज आपकी राजधानी लखनऊ से दी जाती हैं। पढ़िए, वे वैक्सीन जो शिशुओं में स्थायी निशान छोड़ती है। अभी जस्ट इसी के बारे में बता रहे थे, जस्ट एब अब क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था इसे। तो बीसीजी होती है, ये लगाने के बाद निशान बन जाता है। कहा जाता है कि जब इसे लगाया जाता है तो रगड़ के लगाया जाता है त्वचा में। कैसे लगाते हैं, तो इसे त्वचा में रगड़ के लगाया जाता है, ऐसे करके रगड़ के लगाते हैं। तो ये 15 डिग्री पर लगाई जाती है। कितने पर, 15 डिग्री पर। इसे आईडी बोला जाता है, आईडी को ही इंटरडर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो इसे काफ़ी रगड़ के लगाया जाता है वैक्सीन को। समझ में आ रही बात आपको। वह वैक्सीन जो शिशुओं में स्थायी निशान छोड़ देती है तो इसे काफ़ी रगड़ के स्क्रैच बोला जाता है। एक वर्ड आता है स्क्रैच, SCRATCH, ठीक है, स्क्रैच। कई बार इसके लिए लिखा जाता है आईडी विथ पंचर्ड। आपका उत्तर होगा हाँ भाई, पंचर कर देते हैं, समझे। इस तरीके से आप लिखेंगे, क्या इसे पंचर कर दिया जाता है, हाँ, तो स्किन को आईडी हम पंचर करते हैं, ठीक है। अगर स्क्रैच लिखा हो तब भी सही है, आईडी पंचर लिखा हो तब भी सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। आप देख लीजिए भाई, ये जो NIS है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, NIS बोला जाता है इसे, ठीक है। अब बताना जो बीसीजी वैक्सीन शेड्यूल है वो कब शेड्यूल है। NIS के अकॉर्डिंग जो बीसीजी वैक्सीन है इसे शेड्यूल किया गया है, कब शेड्यूल किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो एट बर्थ होगा, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। अगर किसी को बीसीजी का वैक्सीन दिया जाएगा, कितने साल के लिए रक्षा मिलती है, आपको बताना है कितने साल के लिए। अगर किसी बेबी को हम बीसीजी का वैक्सीन दे देते हैं, ठीक है, तो इससे कितने साल के लिए ट्यूबरकुलोसिस से रक्षा मिल जाती है सामान्य तौर पे, हाँ, जो रक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी देने के बाद निशान बनता है। आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार गेट फॉर्म। बताइए भाई, कब बन जाता है। जब बीसीजी दिया जाता है तो इसके बाद निशान बन जाता है। ऊपर के प्रश्न में हम चर्चा कर रहे थे इसी प्रश्न के बारे में, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल जरूर है लेकिन बड़ी मात्रा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आते हैं, ठीक है। बड़ी मात्रा में ये प्रश्न आते हैं, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। बीसीजी देने के बाद निशान बनता है। आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार गेट फॉर्म्ड इन। बीसीजी देने के बाद निशान बनता है। तो बीसीजी जब दिया जाता है इसके बाद निशान बन जाता है। तो बीसीजी देने के बाद जब निशान बनता है तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार गेट फॉर्म इन। तो देने के बाद निशान बनता है, ये 2 महीने में बनता है। कब बनता है, 2 महीने में। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। 2 महीने को कई बार महीना न लिख के सप्ताह लिखा जाता है, तो इसके लिए ध्यान रखो 8 वीक लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 8 सप्ताह लिखा जाता है, समझे। हाँ, 8 वीक लिखा जाता है। तो बीसीजी देने के 8 वीक बाद निशान बन जाता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे ज़्यादा सुविधा युक्त होता है। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है किस हाथ में लगाया जाता है बच्चों में। बच्चों के कौन हाथ में ज़्यादा सूटेबल होता है, किस हाथ में लगाते हैं, लेफ्ट राइट या थाई में लगाया जाता है, जांग में लगाते हैं, IM लगाते हैं, वेंट्रोलेटरल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वेस्ट इस आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 20 नंबर पढ़िए, जन्म के समय बीसीजी की खुराक सॉरी डोज ऑफ द बीसीजी एट बर्थ कितना देते हैं। जन्म के समय बीसीजी की खुराक दी जाती है, डोज दिया है, डज मत पढ़िएगा, ये डोज लिखा है। डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ
हाँ, जन्म के समय देते हैं, जन्म के समय बीसीजी की खुराक दी जाती है। जन्म के समय जो बीसीजी की खुराक दी जाती है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जन्म के समय जो बीसीजी की खुराक देते हैं वो कितना दिया जाता है? जन्म के समय 0.05 ml दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 0.05 ml। ये वाला उत्तर सही माना जाएगा, बी वाला। ये जन्म के समय दिया जाता है। अगर 1 महीने के बाद देंगे तो ये वाला देंगे, ये आफ्टर, हाँ, 1 मंथ। समझ में आ रही बात? अगर 1 महीने के बाद देंगे तो ये वाला डोज दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन को निम्न में से बेहतर माना जाता है। पोलियो वैक्सीन इज प्रिफर्ड फ्रॉम। पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या माना जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पोलियो वैक्सीन इज प्रीफर्ड फ्रॉम। पोलियो वैक्सीन के बारे में जो आपको लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन में इसी तरीके से मुहावरा जैसा क्वेश्चन लिख दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा में समझ नहीं पाते कि आप प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर दे रहा है, समझ में नहीं आता ना कई बार। पढ़िए भाई, लाइव एटीन्यूटेड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और क्वेश्चन में आयोग को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए था कि जो ओपीवी पोलियो की खुराक दी जाती है, ठीक है, ये ऐसा पूछना चाहिए था। ठीक है, तो ये लाइव एटीन्यूटेड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, आईपीवी में जो होता है किल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? किल्ड। समझ में आ रही? ओपीवी में होता है, तो इसमें ओपीवी पोलियो वैक्सीन लिखना चाहिए था। ठीक है, हाँ, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए थी। जैसे शॉक के लिए लिख देता है, शॉक वैक्सीन लिख देता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्लियर होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 22 नंबर, यदि ओपीवी वैक्सीन का वीवीएम अनुपयोगी हो तो आप क्या करेंगे? बताइए भाई। रिपोर्ट टू द CMOH। किसे रिपोर्ट करेंगे? वीवीएम ऑफ ओपीवी वैक्सीन इज अनयूजेबल। क्या होगा? व्हाट वुड यू डू इफ द वीवीएम ऑफ ओपीवी वैक्सीन इज अनयूजेबल? अनयूजेबल। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, सरकारी प्रश्न कहेंगे ये। यदि ओपीवी वैक्सीन का वीवीएम अनुपयोगी हो तो क्या करेंगे? हाँ, पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, यदि ओपीवी वैक्सीन का वीवीएम अनुपयोगी हो तो क्या करेंगे? तो प्रश्न का सही आंसर, डू नॉट गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड। बच्चे को वैक्सीन नहीं देंगे। समझे? सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। समझे? अब यहाँ पर वीवीएम क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। वैक्सीन वायल मॉनिटर जो वैक्सीन में लगाया जाता है, ये इसको मॉनिटर करता है। इस तरीके से जैसे ओपीवी है, ठीक है, इसमें क्या है कि वैक्सीन इस तरीके से एक वीवीएम लगाया जाता है इस तरीके का। ठीक है, इसमें एक लोगो बना होता है इस तरीके के स्क्वायर के अंदर। अगर ये अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, चमक रहा है, साइनिंग दे रहा है, लोगो दे रहा है, बढ़िया सारी चीज़ें, तब तो ये ठीक है। अगर ये डार्क पड़ जाता है, ब्राउन डार्क पड़ जाता है, मतलब इसका जो पोटेंट है, इसकी जो शक्ति है वो छीड़ हो गई, रेड्यूस हो गई, कम हो गई, मतलब यूजेबल नहीं है। ठीक है, नॉट यूजेबल। हम इसे क्या करेंगे? बच्चे को नहीं देंगे, बच्चे को वैक्सीन ना दें। अगर वीवीएम अनुपयोगी हो जाए, जैसे लिखा है अनयूजेबल, दिख ही नहीं रहा है, डार्क पड़ जाए, ऐसा लिखा हो, डार्क पड़ जाए, ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, तो डू नॉट, ये लिखा है डू नॉट गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ये लिखा है, न्यूमासिन के प्रति एनाफाइलेक्टिक प्रतिक्रिया के इतिहास वाले बच्चों को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए? विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू न्यूमासिन? क्वेश्चन नंबर है 23, पढ़िए और आंसर बताइए। न्यूमासिन के प्रति एनाफाइलेक्टिक प्रतिक्रिया के इतिहास वाले बच्चों को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाए? एनाफाइलेक्टिक क्या है? कोई ड्रग्स मेडिसिन दी जाती है तो एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को न्यूमासिन मेडिसिन ड्रग्स से एलर्जी है तो हम कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? कौन सी नहीं देंगे भाई? हाँ, कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाएगी? अगर किसी बच्चे को एलर्जी होती है तो हम एक वैक्सीन नहीं देते। वो वैक्सीन का नाम बताना है आपको। विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द चाइल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मतलब होता है जब भी किसी बच्चे को न्यूमासिन देते हैं और कोई वैक्सीन इनमें से लगा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाता है, प्रतिक्रिया हो जाती है। तो हम ये वैक्सीन नहीं देते, आईपीवी वैक्सीन नहीं देंगे। न्यूमासिन अगर देते हैं तो आईपीवी वैक्सीन नहीं देंगे। ठीक है, सही उत्तर, क्योंकि इससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन इस प्रकार दी जाती है। जो निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन होती है वो किस प्रकार दी जाती है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन जो है, हाँ, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन इस प्रकार दी जाती है। इनएक्टिवेटेड
पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एज, पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। निष्क्रिय पोलियो, हाँ ये लिखा है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन इस प्रकार दी जाती है। आपको बताना है किस प्रकार दी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, आईपीवी के बारे में पूछा जा रहा है, हाँ आईपीवी के बारे में। तो ये इंट्रामस्कुलर लिखा गया है। अब ये आईपीवी लिखा है, सिर्फ आईपीवी। ध्यान दो, इस प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा मोड़ हैं। ये लिखा है क्वेश्चन में आईपीवी। आईपीवी जो होता है अमेरिका में इसे, और इंडिया में भी पहले जब दिया गया इसे आईएम दिया गया। क्या दिया गया? आईएम। लेकिन अब जो इंडिया में दिया जा रहा है तो उसमें लिख के आता है एफ आईपीवी। क्या लिख के आता है? एफ आईपीवी लिख के आता है, एफ आईपीवी। ठीक है, तो ये आईडी दे रहे हैं। कैसे देते हैं? इंटरडर्मल देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अमेरिका में अभी भी इसे हाँ आईपीवी सिर्फ लिखा जाता है, तो इसे क्या करेंगे? इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आईएम देते हैं। अब अगर उसमें एफ लगा दिया जाता है, क्या लिखा जाता है? एफ आईपीवी। मतलब जितना डोज अमेरिका में दिया जा रहा है उतना इंडिया में नहीं दे रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शनल डोज दे रहे हैं। एफ का मतलब होता है यहाँ पर फ्रैक्शनल, हिंदी में इसे आंशिक कहा जाता है। आंशिक मतलब होता है थोड़ा सा डोज लगाते हैं, और कहते हैं प्रभावी पाया जाता है एफ आईपीवी। तो ये आईडी देते हैं। कैसे देते हैं इंडिया में? ये आईडी देते हैं, इंट्राडर्मल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ओपीवी हाँ किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? ओपीवी अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रेंस ऑफ व्हाट एज? पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। ओपीवी अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रेन ऑफ व्हाट एज? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ओपीवी किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? ओपीवी जो देते हैं किस उम्र के बच्चों को देते हैं? तो ये अप टू 5 ईयर, 0 से लगा के 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, इसे कहेंगे अप टू 5 ईयर। 1 ईयर गलत, 3 ईयर गलत, 7 ईयर गलत। सही उत्तर क्या मानेंगे? सी वाला माना जाएगा। क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन सी माना जाएगा पुत्र, समझे? सी इज़ द राइट आंसर। और पल्स पोलियो कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइएगा। एक क्लिनिकल नर्स है, 5 साल के बच्चों को एमएमआर वैक्सीन लगाने की तैयारी करती है। नर्स ये वैक्सीन लगाती है, आपको बताना है कहाँ पर लगाएगी, कैसे लगाएगी। आ क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एमएमआर वैक्सीन टू अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, उसे क्लिनिक नर्स एमएमआर वैक्सीन लगाने के लिए प्रिपेयर करती है और उसे एमएमआर वैक्सीन लगाना है। ठीक है, द नर्स एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन। नर्स ये वैक्सीन लगाएगी, जो नर्स होगी ये वैक्सीन लगाएगी। हाँ, तो बताना है आपको, नर्स ये वैक्सीन लगाएगी। आ क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एमएमआर वैक्सीन टू अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। द नर्स हाँ एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन। नर्स ये वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड करेगी। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, अरे माय गॉड, हमने आपको दिखाया नहीं, डी वाला उत्तर ही नहीं दिखाया। सॉरी, आप देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, डी वाला उत्तर भी देख लीजिए। हाँ, डी विकल्प नहीं दिखाया, सॉरी फॉर इट। ओके, हाँ तो डी देख लीजिए आप। तो एमएमआर लगाते हैं भाई, कैसे लगाते हैं? ये सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सबकुटेनियसली। लेकिन सबकुटेनियसली इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में लगाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। अधिकांश स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए होंगे। हाँ, तो ये सबकुटेनियस लगाया जाएगा एससी मार्ग से। ऊपर तो आईएम लिखा है, दोनों गलत है। एमएमआर एससी लगाते, सी और डी में आंसर था। सबकुटेनियस लगाएंगे इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। सही उत्तर क्या मानेंगे? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वाला माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। चलिए, अच्छे विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, नई क्लासेज में ज्वाइन होना चाहते हैं, न्यू बैचेज में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट हमारे दिए गए नंबर पर
संपर्क करेंगे, अपना नाम, जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट जीएस इंडिया में पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जिनके पास कम समय है, जिनकी परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं, या जिनको ज़्यादा समय नहीं मिलता, घरेलू काम करती हैं महिलाएं, ठीक है, जिनके पास कम समय, 2 4 5 बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, या समय ही नहीं मिलता, अदर कोई वर्क है, अदर कोई काम है, हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, संविदा या अन्य कोई ड्यूटी वगैरह है, तो वो स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स ले सकते हो और रिकॉर्डेड क्लासेज ले सकते हो, ठीक है। और बेहतरीन सिस्टमेटिक तौर पे हमारा डेटा तैयार किया गया, पढ़ाए गए क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, व्हाट्सअप नंबर है। तो आप अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा इसी नंबर पर 6306782918। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। जो भी क्लास लेना है उसके बारे में मेंशन करना है, ठीक है। तो यही थे आज के प्रश्न हमारे, जो आपको पढ़ाए गए, समझाए गए। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, तो आप लोग चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। कर भला सो हो भला, समझे। ये आप लाइन याद रखिए, आगे काम आएंगे आपके। अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जन कल्याण में ये वीडियो आपको देते रहते हैं, ठीक है। ये मानव कल्याण के लिए वीडियो दे जाते हैं, बाकी सारी क्लासेस हमारी पब्लिक प्राइवेट चलती हैं ज़्यादातर, ठीक है, पेड क्लासेज। तो आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ओके बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू। जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे अभी एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर्स। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। सभी लोग जुड़ जाएंगे और यहाँ पर आज हम टीकाकरण के एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। टीकाकरण प्रश्नावली से एमसीक्यू लिए गए हैं। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन क्वेश्चनर आप देख सकते हैं, प्रश्नावली है पूरी। और यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन 8-10 साल में एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टीकाकरण से पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर सभी के लिए, ठीक है। एएनएम, यूपी, ट्रिपल एग्जाम्स, बीटीएससी या यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सभी परीक्षाओं में एमपीडब्ल्यू, एएनएम जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये मोड होता है, ठीक है। ऑल एग्जाम्स जितने भी होते हैं सब में ये टॉपिक रखा गया है टीकाकरण से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, सभी राज्यों में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर पहला, पोलियो वैक्सीन की शून्य खुराक दी जाती है, आपको बताना है कब दी जाती है। 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन, कब दिया जाता है, 0 डोज कब देते हैं पोलियो वैक्सीन का। जो पोलियो वैक्सीन का डोज दिया जाता है, 0 डोज कब दिया जाता है पोलियो वैक्सीन का। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। पोलियो वैक्सीन की शून्य खुराक दी जाती है, 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन, कब देते हैं पोलियो वैक्सीन की 0 डोज दी जाती है, कब दी जाती है 0 डोज। पढ़िए और आंसर बताइए। तो प्रश्न का सही उत्तर एट बर्थ माना जाएगा, जन्म के समय दी जाती है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की जो शून्य खुराक दी जाती है वो जन्म के समय दी जाती है। ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित होता है। ये ऑलरेडी प्रश्न आपको, आप पढ़ भी चुके होंगे ये प्रश्न, ठीक है, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और ये पार्ट हमारा 1 है, एक पार्ट और आएगा, इसमें 2 पार्ट दिए जाएंगे जिसमें हम पूरे क्वेश्चन कवर कर देंगे आपके, जो कि वैक्सीनेशन से हैं। गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित है, कौन सा टीका मना होता है। तो रूबेला टीका मना होता है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। लाइव टीका प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। ओके, इससे स्पॉन्टानियस एबॉर्शन होने के चांस होते हैं, और भी अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं, ठीक है, माँ और बेबी को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर तीसरा, जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो लाइव वैक्सीन होती है इसके बारे में एक कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स। जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है। जो स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स। तो कौन सा जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन ए माना जाएगा, 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। जो 2 वैक्सीन होती हैं, जो 2 जीवित टीके हैं, ठीक है, इनको एक साथ नहीं देना चाहिए, जैसे कि एक ही जगह पर या एक साथ नहीं देना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। जीवित टीकों को दिए जाने पर बूस्टर की खुराक की आवश्यकता नहीं होती है।
तो यहाँ पर गलत जो सेंटेंस है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। 2 जीवित टीकों को उत्तेजक के रूप में नहीं दिया जा सकता, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब है यहाँ पर कि एक साथ नहीं दे सकते और एक ही जगह पे नहीं दिया जा सकता। सिंगल डोज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एक सिंगल डोज क्या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है? हाँ, जैसे कि BCG का जो टीका होता है ना, एक बार लगता है 12 से 15 साल तक के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है आपको, 12 से 15 साल तक के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेरिसेला वैक्सीन इज, वेरिसेला का टीका है, वेरिसेला वैक्सीन इज, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। वेरिसेला का टीका है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या माना जाएगा? वेरिसेला वैक्सीन इज, वेरिसेला वैक्सीन है, आपको बताना है वेरिसेला वैक्सीन के बारे में, ठीक है। हाँ, वेरिसेला वैक्सीन इज, वेरिसेला का टीका है, तो वेरिसेला वैक्सीन के बारे में आपको बताना है। जो वेरिसेला टीका ये कैसा टीका है, कैसा वैक्सीन है? तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, ये जीवित क्षीण टीका है, सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। जो वेरिसेला का वैक्सीन है ये कैसा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन माना जाएगा, ठीक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेरिसेला, ये लाइव एटीन्यूएटेड, ये वायरल वैक्सीन होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिसेला क्या है, ये एक तरीके का वायरस है। ये क्या है? वायरस, वायरस मतलब विषाणु, समझे? तो ये एक तरीके का क्या है, विषाणु है। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्वेंटेड बाय, जो चेचक का टीका है ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। जो स्मॉल पॉक्स का टीका है किसके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था, किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था? तो पढ़िए और आंसर बताइए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? पढ़िए और आंसर बताइएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो इन्वेंशन हुआ था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बी विकल्प सही माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ओके। हाँ, बी इज द राइट आंसर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉक वैक्सीन इज आ, जो सॉक का टीका है, हाँ आपको इसके बारे में बताना है। सॉक वैक्सीन इज आ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और आंसर बताइए। सॉक वैक्सीन इज आ, सॉक का टीका है, जो सॉक का टीका है, सॉक वैक्सीन है, ये कैसी वैक्सीन है? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये किल्ड वैक्सीन है। जो सॉक वैक्सीन है इसे IPV बोला जाता है। जोनास सॉक नहीं थे, हाँ जोनास सॉक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होता है और इसके जो खोज करता है वो जोनास हैं। कौन है? जोनास, हाँ जोनास शॉक ने इस टीके की खोज की थी, ठीक है, जोनास शॉक। तो सही उत्तर ये माना जाएगा, ये किल्ड वैक्सीन है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ये एक तरीके का किल्ड वैक्सीन है। खसरे का टीका लगवाने की आयु है, द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन एज, खसरे का टीका लगवाने की आयु है, जो खसरे का टीका है इसकी लगवाने की आयु क्या होगी? खसरे के टीके की लगवाने की आयु पढ़िए, द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन एज, खसरे का टीका लगवाने की आयु है, क्या आयु है खसरे के टीके लगवाने की जो आयु है? हाँ पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए और उत्तर बताइए। द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन एज, खसरे के जो टीके होते हैं मीजल्स ये 9 महीने पर लगाए जाते हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। इसी समय विटामिन ए दिया जाता है, इसी समय दिया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का जो पहला डोज दिया जाता है, फर्स्ट डोज जो दिया जाता है वो खसरे के साथ देते 9 महीने पर दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी प्रश्न का सही आंसर मानेंगे, ठीक है। डी प्रश्न का सही उत्तर हाँ माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डोज ऑफ BCG वैक्सीनेशन इज, BCG वैक्सीन की जो डोज है वो पूछा जा रहा है आपसे कि BCG वैक्सीन की डोज क्या है, कौन सी डोज मेंशन की गई यहाँ पर? BCG वैक्सीन की डोज पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। BCG जो वैक्सीन का जो डोज होगा वो ऑप्शन सी में दिया गया है। 0 पॉइंट, हिंदी में मत देखिएगा, इसे इंग्लिश में देखिए। 0.1 ml आफ्टर 1 मंथ, अगर हम 1 महीने के अंदर नहीं दे पाते, ठीक है, जन्म के समय अगर जो डोज दिया जाता है BCG का एट बर्थ, तो वो जो डोज होता है जन्म के समय देते हैं। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो 0.05 ml इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, 0.05 ml। अगर 1 महीने बाद देंगे, आफ्टर 1 मंथ, अगर 1 महीने हम बाद देंगे तो कितना देंगे 1 महीने बाद? तो 1 महीने बाद हम देते हैं 0.1 ml दिया जाता है, 0.1 ml। तो यही डोज लिखा गया आपके विकल्प में अभी वाले में, ठीक है। जन्म के समय जो देंगे एट बर्थ, ठीक है, तो वो 0.05 ml दिया जाता है, इतना दिया जाता है, ठीक है, 0.05 ml दिया जाता है, ठीक।
हाँ, नेक्स्ट है डीपीटी का टीका इस प्रकार किया जाना चाहिए, पढ़ लीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेड करेंगे हम, कैसे एडमिनिस्ट्रेड करेंगे? इम्यूनाइजेशन ऑफ द डीपीटी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई। तो डीपीटी का टीकाकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है 9 पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। डीपीटी का टीकाकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन ऑफ द डीपीटी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई। पढ़िए और उत्तर बताइएगा। हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। इम्यूनाइजेशन ऑफ डीपीटी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई। डीपीटी का टीका इस प्रकार किया जाना चाहिए। कैसे एडमिनिस्ट्रेड करेंगे? तो डीपीटी के जो टीके होते हैं आईएम दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। ये एडमिनिस्ट्रेड किए जाते हैं और इनको आईएम देते हैं, पेशियों के अंदर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और आंसर बताइए। अनुशंसित खसरे के टीके का उपयोग निम्नलिखित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। रिकमेंडेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन। अनुशंसित खसरे के टीके का उपयोग निम्नलिखित समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। आपको बताना है किस समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। ये जो दिया गया यहाँ पर, रिकमेंडेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। जो मीजल वैक्सीन है इसे हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए 6 घंटे के अंदर, अगर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसे। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। कई बार क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है 4 से 6 घंटे। कितने घंटे? 4 से 6 घंटे। तो काफ़ी अप्रोप्रिएट आंसर ये है 4 से 6 घंटे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO मीजल्स वैक्सीन को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो मतलब अगर रिकमेंडेड किया गया तो ये ओपन, अगर इसका जो वायल है ओपन कर दिया जाता है, समझे? जो इसका ढक्कन है, ठीक है, अगर इसे ओपन कर दिया जाता है, इसके कैप को ओपन कर दिया जाता है तो ये 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ठीक है, वरना इसे डिस्कार्डेड कर देंगे। वरना क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है 6 घंटे के बाद। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि बड़े अच्छे पॉइंट हैं। टाइम लिमिट क्या है, डिस्कार्ड कब करेंगे, और कंटामिनेशन रिस्क क्या हो सकते हैं, किसके संक्रमण मतलब संपर्क में आने पर संक्रमित हो सकता है। तो ये लिखा है टाइम लिमिट यूज द वैक्सीन विद इन 6 आवर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम इस वैक्सीन को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल करें। लिखा है वैक्सीन को हम जो यूज करेंगे विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर करेंगे। स्टोरेज दिया गया है, स्टोरेज कब करते हैं लिखा है, कितने टेम्परेचर पर। ये वैक्सीन का जो स्टोरेज होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। कितने पर? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। डिस्कार्डिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, डिस्कार्डेड एनी ओपन वायल। अगर कोई भी ओपन वायल है हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। डेट आर नॉट यूज्ड, जो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे विद इन द 6 आवर्स टाइम फ्रेम और बाय द एंड ऑफ द इम्यूनाइजेशन सेशन। जैसे इम्यूनाइजेशन सेशन कहीं पर चल रहा होता है, मान लेते हैं कहीं पर भी चल रहा है, ठीक है, किसी भी जगह इम्यूनाइजेशन सेशन चल रहा है, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी जगह इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। तो जब इम्यूनाइजेशन हो रहा है, किसी भी जगह इम्यूनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वैक्सीन बच जाती है, कई बार बच जाती है वैक्सीन। ठीक है, तो अगर 6 घंटे के अंदर ये इस्तेमाल कर ली गई तो अच्छी बात है, नहीं फिर धीरे धीरे इसकी पोटेंसी मतलब पावर जो होती है, पावर क्षमता पोटेंट, ये इसका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, समझे? हाँ, तो 6 घंटे के बाद ये कम होता रहता है, इसलिए इसको बाद हम क्या करेंगे, इसे डिस्कार्डेड कर देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाता इस वैक्सीन का। ठीक है, कंटामिनेशन रिस्क लिखा है वैक्सीन लाइक मीजल्स जैसे BCG है, अदर्स विदाउट प्रिजर्वेटिव आर सस्टेनेबल टू कंटेमिनेशन वंस रिकॉन्स्टिट्यूट दिस रिस्क मेक इट क्रूशियल टू फॉलो द टाइम लिमिट स्ट्रिक्टली। कह रहे हैं कि ये वैक्सीनें जो हैं इनके लिए हमें, जैसे मीजल्स और BCG है, इनके लिए हमें इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला होता, समझे, ताकि इनको स्टोर किया जा सके, लंबे समय तक रखा जा सके। ठीक है, तो इनके ज़्यादा चांस होते हैं ख़राब होने के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्ट्रिक्टली तौर पे, क्रूशियल है, अहम है ये चीज़, हम इसके लिए ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हाँ इतने समय के बाद हमें इस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, हटा देना है, समझे? ये चीज़ हमको ज़रूर ध्यान ही रखना है, समझे? हाँ, ध्यान ही रखना है कि हमको ये हटा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली OPV की खुराक है। डोज ऑफ OPV गिवन एट बर्थ इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, डोज ऑफ OPV गिवन, तो OPV का डोज दिया जाता है। कौन सा डोज होता है? प्राथमिक डोज, प्रारंभिक डोज, शून्य डोज, पहली खुराक। अब देखेंगे जैसे हिंदी में आप पढ़ोगे, हिंदी में तो ये लगभग वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची लिखे हुए, ज़्यादातर देखोगे एक को छोड़ करके सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगर इसी वर्ड को आप अंग्रेजी में पढ़ो, प्राइमरी डोज का मीनिंग अलग हो गया, मतलब प्राइमरी डोज, इनिशियल डोज अलग चीज़ हो गई, 0 डोज अलग हो गया, फर्स्ट डोज अलग हो गया। ठीक है,
तो बताओ भाई कौन सा डोज देते हैं? ओपीवी का जो डोज होता है ये कौन सा डोज दिया जाता है? ये 0 खुराक देते हैं, 0 डोज दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 0 डोज दिया जाता है। ओपीवी में जो डोज देंगे वो कौन सा डोज होता है? वो 0 डोज होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा होता है उसमें जन्म के समय 3 वैक्सीन तीन दिए जाते हैं। कौन सा? एक होता है हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है, फिर एक ओपीवी 0 दिया जाता है। ठीक है, वो हेपेटाइटिस बी ओपीवी 0 देते हैं, और एक कौन सा देते हैं? बीसीजी। समझे, ये 3 दिए जाते हैं, 3। हेपेटाइटिस बी, ओपीवी 0, बीसीजी, ये 3 दिए जाते हैं। संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली ओपीवी की खुराक है, तो ये सब क्या है? 0 डोज है। मतलब ये 0 डोज है ओपीवी, लेकिन बाकी जो हैं वो जन्म के समय दिए जाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सबसे पहले दिया जाता है टीका। अगर कोई भी वैक्सीन पूछा जाए आपसे चॉइस के तौर पे कि 3 टीका है, जैसे हेपेटाइटिस बी, ओपीवी और बीसीजी, सबसे पहले कौन सा आप देंगे? तो सबसे पहले आप देंगे हेपेटाइटिस, समझे, बी वाला। टीके से रोकथाम योग्य नवजात रोग हैं, ये लिखा है वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिजीज इज। बताइए भाई टीके से जो रोकथाम कर सकते हैं, ये लिखा है टीके से रोकथाम योग्य नवजात रोग कौन से हैं जिनको रोका जा सकता है, नवजात शिशुओं में रोका जा सकता है? तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी दिया गया। जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये सिवाय करके क्वेश्चन में था। ठीक है, हाँ ये सिवाय करके होगा। टीका से रोकथाम योग्य नवजात रोग हैं सिवाय, समझे, इसका मतलब ये है कि सभी रोग टीका से रोके जा सकते हैं, एक रोग नहीं रोक सकते, समझे। ये एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट करके, कि टीके से सभी रोग रोक सकते हैं लेकिन एक नहीं रोक सकते। टेटनेस नहीं रोका जाता, समझे। देखो ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी दे देंगे, खसरा के लिए मिजल्स का वैक्सीन आता है, पर्टोसिस के लिए भी ये आपका पर्टोसिस का टीका आता है, वुपिंग कप वाला। ठीक है, ये दे देंगे। लेकिन टेटनेस क्या होता है? अगर आपको जंक वाली कोई चीज़ लग जाएगी तो आपको टेटनेस हो जाएगा, समझे। आप धूल मिट्टी में नंगे पैर घूमेंगे, आपको टेटनेस होने के चांस होते हैं। कोई भी जंक वाली चीज़ जिसमें जंक वगैरह लगा है, लोहे की चीज़ है, स्टील की चीज़ है, जिसमें जंक लगा है तो आपको उसमें टेटनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टीका से नहीं रोकी जा सकती, लेकिन इसके कुछ टीके हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग, इससे लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन नहीं मिलता है। जो टेटनेस का टीका होता है लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन नहीं मिलता है, इनको बीच बीच में रूटीनली लगवाना चाहिए, रूटीन वाइज इनको लगवा लेना चाहिए, समझे। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में था कि सभी सभी तो रोके जा सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिजीज इज, समझे। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संपर्क के बाद सक्रिय टीकाकरण सबसे आम तौर पर किसके लिए दिया जाता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर। तो संपर्क के बाद सक्रिय इम्यूनाइजेशन, जो सक्रिय टीका सबसे पहले आमतौर पर किसके लिए दिया जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर है ये रेबीज के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? रेबीज के लिए दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर। संपर्क के बाद सक्रिय टीकाकरण सबसे आम तौर पर किसके लिए दिया जाता है? तो ये रेबीज के लिए दिया जाता है। ठीक है, रेबीज। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग द एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर द रेबीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। खसरे के टीके के बारे में निम्नलिखित में सभी कथन सत्य हैं सिवाय एक कथन सत्य नहीं, आपको बताना है कौन सा नहीं सत्य। ऑल आर ट्रू अबाउट मीजल्स वैक्सीन, सभी मीजल्स वैक्सीन के बारे में सही है, एक सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सभी पॉइंट सही हैं, एक को छोड़ करके एक सही नहीं है। मीजल्स के बारे में एक चीज़ सही नहीं है। तो लिखा है ऑल आर ट्रू अबाउट मीजल्स वैक्सीन। तो प्रश्न का सही आंसर है सभी सही हैं। ये जो बी विकल्प में दिया गया सिंगल इन डोज 0.5 ml, एकल खुराक 0.5 ml, ये सही नहीं है, समझे। हाँ, ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। एक खुराक क्या दी जाती? सिंगल डोज नहीं, समझे, यही गलत है, बाकी सब सही हैं। ओके, गर्भावस्था में वर्जित होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ, पढ़िए भाई, कोल्ड चेन सिस्टम किस लिए है? हाँ, कोल्ड चेन जो सिस्टम है ये किस लिए होता है? कोल्ड चेन सिस्टम, हाँ, कोल्ड चेन जो सिस्टम है, कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ, कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं कोल्ड चेन सिस्टम। तो प्रश्न का सही आंसर ये प्रिजर्विंग वैक्सीन। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, तो ये सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? डी वाला माना जाएगा, प्रिजर्विंग वैक्सीन, कोल्ड चेन
प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कोल्ड चेन में वैक्सीन का ही तो भंडारण करते हैं। किसका भंडारण करते हैं, वैक्सीन का। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो इसे हम कोल्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड चेन। जो टीका जहाँ पर बनते हैं वहाँ से लाए जाते हैं, जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है वो कोल्ड चेन में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी को निम्न तापमान पर संरक्षित किया जाना चाहिए। कितने तापमान पर रखना चाहिए, जो आईपीवी होता है आईपीवी को कितने तापमान पर रखना चाहिए। देखिए परीक्षा में प्रश्न काफ़ी सिंपल भी आ जाते हैं, बस ये है कि बशर्ते उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाँ, ताकि आप समझ पाओगे। कई बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपनी गलती को फाइंड कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी शुड बी प्रिजर्व्ड एट, तो आईपीवी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर पढ़िए। कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित के संरक्षण की प्रक्रिया है। कोल्ड चेन सिस्टम में क्या करते हैं हम, पढ़िए भाई 18 नंबर पढ़िए। कोल्ड चेन जो सिस्टम होता है इसमें क्या किया जाता है कोल्ड चेन सिस्टम में। हाँ, कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग। कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित के संरक्षण की प्रक्रिया है। किसके संरक्षण की प्रक्रिया है कोल्ड चेन सिस्टम। हाँ, कोल्ड चेन सिस्टम संरक्षण की प्रक्रिया है। तो कोल्ड चेन सिस्टम किसके संरक्षण की प्रक्रिया है, 18 नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। हाँ, कोल्ड चेन ये किसके संरक्षण की प्रक्रिया है, किसके संरक्षण की प्रक्रिया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये वैक्सीन के संरक्षण की प्रक्रिया है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑप्शन डी। जो कोल्ड चेन है इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन को ही तो स्टोर किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ILR को निम्न के लिए डिजाइन किया गया है। ILR इज डिजाइंड फॉर, ये किस लिए डिजाइन किया गया है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इसको किस लिए डिजाइन किया गया है, पढ़िए और आंसर बताइए। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को किस लिए डिजाइन किया गया है, किस लिए डिजाइन किया गया है। ILR को निम्न के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया ILR को, जो ILR है इसे डिजाइन किया गया स्टोरिंग वैक्सीन, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, समझे। हाँ, सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन ए माना जाएगा, वैक्सीन ही इसमें स्टोर की जाती हैं, ठीक। चलिए अच्छा, विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, GS इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, या रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, या लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं GS इंडिया के, ठीक है। तो हम टेस्ट सीरीज भी श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आजकल कल तक चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नॉन पेड हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अपना ले सकते हैं, ठीक है। कल के बाद परसों से अपना ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 6306782918, ओके। चलिए अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का भंडारण निम्न पर किया जाता है। जो PSC होते हैं इसमें जो टीका होते हैं इनका जो भंडारण करते हैं हम, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पढ़िए, एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन द, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का भंडारण निम्न में किया जाता है। टीकों का भंडारण, हाँ, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़ वेट। हाँ, तो पढ़िए, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं इसमें टीकों का भंडारण करते हैं, किस में करते हैं, तो ILR में करते हैं। किस में करते हैं, ILR में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ठीक है। ILR में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। रोटा वायरस के लिए कथित दुष्प्रभाव में से एक है, वन ऑफ द, हाँ, ये रिपोर्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीनेशन। रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है तो इसमें एक चीज़ रिपोर्ट की जाती है, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। रोटा वायरस टीकाकरण के लिए कथित दुष्प्रभाव में से एक है, रोटा वायरस वैक्सीन जो दी जाती, ठीक है। तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन के दुष्प्रभाव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये इंटरसेप्शन होने के चांस होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। जो रोटा वायरस
वैक्सीन होती है, ठीक है। जब ये दी जाती है रोटा वायरस को रोकने के लिए, जैसे डायरिया वगैरह नहीं हो जाता, हाँ, इसलिए ये दी जाती है। हाँ, इसलिए ये दी जाती है। तो इसमें जो इसके दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो इंटरसेप्शन होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरीके की मेडिकल कंडीशन होती है, एक तरीके की मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें जो आते हैं होती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, समझे, ब्लॉकेज टाइप में देखने को मिलता है, समझे। हाँ, इसमें क्या है, ब्लॉकेज टाइप में देखने को मिलता है। सिम्टम्स में क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं, जैसे इंटरसेप्शन होता है, तो इसके जो लक्षण होते हैं, पेन होता है, कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी। जैसे ये पेट है, बच्चों के पेट में क्या होता है, पेन होता है, एब्डोमिनल कैविटी, बहुत ज़्यादा तेज पेन होता है, बहुत ज़्यादा मरोड़ होती है, उल्टियाँ होने लगती हैं बच्चों को, समझे। हाँ, ब्लॉटिंग देखने को मिलता है, पेट जो बच्चों का होगा बहुत फूला फूला सा पेट रहता है, ये रोटावायरस के मतलब जो साइड इफेक्ट हैं। करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, जो इंटरसेप्शन होता है ना, तो इसमें करंट जेली लाइक स्टूल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो देखने को। एब्डोमिनल पेन बहुत देखा देता है, उल्टियाँ देखी जाती है कई बार, और ब्लडी स्टूल भी देखने को मिलता है, समझे। ये अचानक से पेन हो जाता है, इसमें ब्लॉकेज टाइप में हो जाते हैं, मेडिकल कंडीशन होती है, जो आते हैं होती हैं, ये स्लाइड हो जाती है, दूसरे की तरफ स्लाइड हो जाती है। जैसे ये मेन आंत है, ये आंत है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से स्लाइड हो गई, दूसरे की तरफ स्लाइड हो जाती है, समझे। इस प्रकार से क्या करती है, ऐसे अपना मोड़ बना लेती है, तो ये ब्लॉकेज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पता चला कि ये इधर को मुड़ गई, इधर को मुड़ गई, ये इंटरसेप्शन इसमें होता है, समझे, ये एक प्रकार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण बन सकता है। पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 22 आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन रिजल्ट इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण बन सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये गिर जाती हैं, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, हाँ, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, कम हो जाती है, समझे, प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, ठीक। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स क्या होंगी, डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक। हाँ, प्लेटलेट्स। अब ये होता है एमएमआर वैक्सीन, जब एमएमआर का टीका लगाया जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एमएमआर में देखने को मिलता है, समझे। हाँ, और भी कई दिक्कतों, कई और भी टीके हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, ठीक। हाँ, तो वो होता है एमएमआर वैक्सीन। मतलब लगभग अगर 25,000 लोगों को एक वैक्सीन लगाई गई है, तो डेटा ये बताता है कि एक लोगों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता ही मिलता है इसमें, ठीक है। हाँ, बहरहाल रेयर केस है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, समझे। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन कोविड-19 में भी देखने को मिलती है, समझे। प्लेटलेट्स कोविड-19 का जैसे टीका होता है, जैसे कोरोना वायरस वैक्सीन का है, तो इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, इसमें भी देखा जाए तो कोविड-19 में देखने को मिलता है, समझे। हाँ, और एमएमआर में देखने को मिलता है कोविड-19, ये भी ध्यान रखो, कोविड-19 में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है आपकी बॉडी में, ठीक। तो इन दोनों में देखने को मिलता है, इन दोनों में। सबसे ज़्यादातर कॉमन जो क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है ज़्यादातर, कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा जाएगा कौन सा वैक्सीन लगाने पर, तो एमएमआर वैक्सीन लगाने पर देखा जाता है, ये उत्तर सही माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 23 नंबर, निम्नलिखित सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हैं सिवाय एक टीका राष्ट्रीय टीकाकरण श्रेणी में नहीं आता, बाकी सब आते हैं। ऑल दी वैक्सीन आर इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सभी वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हैं, एक नहीं है, ठीक है, एक टीका नहीं है। ऑल दी वैक्सीन आर इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सभी वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, एक नहीं है। कौन सी नहीं है, ये टाइफाइड नहीं है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। बीसीजी पेंटावलेंट है, पेंटावलेंट ओपीवी, ये सब है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, ठीक। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, एनआईएस है, इसमें कितने वैक्सीन इंक्लूड है वर्तमान में, आप हमें बताओ। 2025-26 के डेटा का बताना है आपको उत्तर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यूआईपी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूआईपी के बारे में, ठीक है। तो बताइए भाई, यूआईपी किस वर्ष शुरू किया गया था, हाँ, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी कब शुरू किया गया था। तो यूआईपी कब शुरू किया गया था, तो ये 1985 में आया था, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है, 1985 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो टीकाकरण में शामिल है, पल्स पोलियो, हाँ, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर करता है, जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है कितने साल के लड़का लड़की बच्चों को कवर करता है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन
कितने साल के लड़का लड़कियों को कवर करेगा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन? तो ये कवर करता है 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चों को, ठीक है। पहले जब ये आया पल्स पोलियो अभियान, ये 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में। जब ये शुरुआत में आया तो ये 0 से लगा के 3 साल तक के लड़के लड़कियों को कवर कर रहा था। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लगा के 3 साल तक के, उनको कवर करता था। अब फिर इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन किया गया। फिर इसके बाद ये अब जो वर्तमान में कवर करता है, ठीक है, तो वो 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चों को कवर करता है। ये पोलियो का टीका क्यों दिया जाता है? ताकि आपको पोलियो वायरस ना हो जाए, समझे। और पोलियो वायरस एक खतरनाक बीमारी है जिसमें आपकी पूरी बॉडी क्या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, समझे। इसलिए गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, कई बार मतलब कभी नहीं पीना चाहिए, समझे। हाँ, गंदे पानी से परहेज करना चाहिए। कंटामिनेटेड गंदा भोजन नहीं करना चाहिए। इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड भोजन फूड वगैरह नहीं खाना पीना चाहिए, समझे। इससे ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़िए। एक व्यक्ति को 2.5 घंटे पहले लगी चोट से हुए किसी भी घाव या टेटनेस के विरुद्ध पूर्व टीकाकरण प्राप्त हुआ है, तो उसे यह दिया जाना चाहिए। देखिए भाई, अ पर्सन रिसीव्ड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टेटनेस। एक आदमी है, एक व्यक्ति है, तो उसे कंप्लीट टेटनेस का वैक्सीन लगाया गया है। एनी लेसरेशन, कहीं पर चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह बन जाता है, वुंड टाइप, फ्रॉम एन एनर्जी सस्टेन्ड 2.5 आवर्स एगो ही शुड बी गिवन। कह रहा है कि 2.5 घंटे पहले अगर उसे लगाया गया पूर्व टीका है, और तो अब क्या करेंगे उसमें टीटी का पूरा कोर्स फुल खुराक क्या होगा उत्तर? तो ये लिखा है सिंगल डोज ऑफ टीटी। टीटी की एकल खुराक क्या है इसमें दी जाती है, समझे। हाँ, बी उत्तर सही माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। टीटी का यहाँ पर सिंगल डोज दिया जाता है फिर, समझे। एक व्यक्ति को 2.5 घंटे पहले लगी चोट से हुए किसी भी घाव या टिटनेस के विरुद्ध टीकाकरण प्राप्त हुआ है। पहले उसको टीकाकरण किया गया था, जब भी किया गया हो, 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, कभी भी टीकाकरण किया गया हो, 6 महीना पहले किया गया हो। लेकिन अगर उसे 2-2.5 घंटे के आसपास के पहले अगर चोट लगती है और कोई ऐसी सब्सटेंस या जंक वाली चीज़ें जाती हैं जिससे टिटनेस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल डोज लगा देंगे। इसमें सिंगल डोज लगाया जाता है, समझे, और लगवा भी लेना चाहिए। इसके कोई खास नुकसान नहीं होते, ठीक है। रोग के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाई, प्रोनाउंस्ड नहीं है, हाँ, प्रपोज्ड बाई। तो ये रोग के रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी किसने प्रपोज किया था? लिस्पस्टर ने किया था। सी उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वच्छता उपाय हैं, आपको बताना है कौन से हैं। पढ़िए और आंसर बताइएगा। ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक, द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स टू बी अडॉप्टेड इज। हाँ, तो ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स टू बी अडॉप्टेड इज। हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वच्छता उपाय हैं, कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए भाई कौन से हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर टू बी अडॉप्टेड, प्रोविजन ऑफ द क्लोरिनेटेड वाटर। तो हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वच्छता उपाय होते हैं कि आपको जो पानी पीना चाहिए वो क्लोरिनेटेड वाटर पीना चाहिए, समझे। क्लोरिनेटेड युक्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन मतलब फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए। अगर कहीं पर कॉलरा के आउटब्रेक हो गए, जैसे कॉलरा फैल गया कहीं पर किसी जगह किसी एरिया में, क्योंकि कई बार पानी गंदा होता है, पता चला कोई पानी पी रहा है उस एरिया का, पाइप का, नल का, नहर का, या कहीं अन्य जगह का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको क्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए, फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए, अन्य पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल हाँ, unilocular rashes firstly appear from the trunk and then on face, arms and legs are characteristic of the disease। ये किस चीज़ के करेक्टरिस्टिक हैं? पढ़िए और आंसर बताइए, ठीक है। पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा। ये दिया गया हाँ, सम्मित एक कोश की चकत्ते जो पहले धड़ से और फिर चेहरे पर, हाथों पर दिखाई देते हैं, रोग के लक्षण हैं। तो ये चिकन पॉक्स। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉपलिक्स के दाने इसमें देखे जाते हैं। कॉपलिक्स के जो धब्बे होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं भाई? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो पीडीएफ नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। आपके जो 38 टॉपिक हैं इस अकॉर्डिंग यूपी SSC ANM के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। आप लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, जीएस इंडिया में लाइव कोर्स ले सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेज ले सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड डेटा।
तो जो भी स्टूडेंट क्लास वगैरह लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेज PDF नोट जिनके पास कम समय है तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे 6307682918 6306782918। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, GS इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, 6306782918 6307682918 अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। अगर कोई भी अन्य प्रश्न है आप तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर देना था आपको। कॉप्लिक स्पॉट, स्पोर्ट नहीं है यहाँ पर, स्पॉट होगा, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट लिखा जाएगा, ठीक है। कॉप्लिक के जो धब्बे हैं वो देखने को मिलते हैं, किस में देखे जाते हैं? कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं तो कॉप्लिक के जो धब्बे देखे जाते हैं मिजल्स में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? मिजल्स में। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, मिजल्स में। अब कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं ये बता दें आपको। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, इनके जो इनर चीक होते हैं, अंदर वाले गाल, इनर चीक का मतलब अंदर वाले जो गाल होते हैं, ठीक है, इसमें एक रैसेस टाइप में बन जाते हैं, दाना टाइप में बन जाते हैं, ठीक है। वाइट कलर के, हल्के रेड वाइट कलर के दाने धब्बे टाइप में बन जाते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसे लिखा जाता है बक्कल, BUCCAL, बक्कल कैविटी बोला जाता है इसे। इसे गाल का जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे इनर चीक कहते हैं, तो बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, ये रैसेज बन जाते हैं। इसको बोला जाता है कॉप्लिक स्पॉट। क्या कहते हैं इसे? कॉप्लिक स्पॉट बोला जाता है इसे, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट इसी को कहा जाता है। ये बकल कैविटी में बनते हैं, गाल के अंदर, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। मिजल्स बीमारी में ये देखे जाते हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए मिजल्स के टीके लगाए जाते हैं। अन्य बीमारियां होती हैं इन्फ्लुएंजा टाइप में, उनको भी रोकने के लिए टीके लगाए जाते हैं, समझे। हाँ, तो ये थे आज के प्रश्न जो आपको पढ़ाए गए, समझाए गए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, PDF नोट परचेज करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस नंबर पर हमारे संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ANM के लिए PDF नोट्स लेना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, समय नहीं है तो रिकॉर्डेड डेटा क्या होता है, हम एक बार में प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ लो जब आपके पास समय हो, ठीक है। बाकी लाइव क्लास ज्वाइन करना सबसे बेहतर है। अगर ज्वाइन करते तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करते तो वो लाइव क्लास वाला डेटा आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। लाइव क्लास का जो डेटा होता है ना, वो सब रिकॉर्डेड में मिल जाता है, कम फीस में भी मिल जाता है आपको, ठीक है। लाइव की इतनी फीस भी नहीं देनी पड़ती आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जल्द ही मुलाकात करेंगे। अभी एक पार्ट इसका और आएगा, अभी और देंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद एक क्लास और शेड्यूल है, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्लास इसमें और दी जाएगी और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल्स को सभी स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे, गुड इवनिंग। और यहाँ पर हम लोग इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन से इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे। टीकाकरण टॉपिक से हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ANM UP SSC के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिनके एग्जाम स्टाफ नर्स, CHO, BTSC, ANM UP SSC झारखंड, जम्मू कश्मीर, MPW, ANM हरियाणा, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो एग्जाम्स में आ चुके प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ेंगे और अपने आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर पहला। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, सेम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सभी टीकों को संग्रहित किया जाता है। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल और स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर्ड किया जाता है? जितने भी प्राथमिक केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे PSC कहा जाता है, इसमें जो वैक्सीनें होती हैं, वैक्सीन टीकों को संग्रहित करते हैं, कहाँ करते हैं? इसे ILR में करते हैं। किस में करते हैं? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर करते हैं। किस में करते हैं? ILR, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दूसरा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। रोटावायरस वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोटावायरस वैक्सीन? रोटावायरस वैक्सीन देने का रूट क्या है, मार्ग क्या है रोटावायरस वैक्सीन देने का? हाँ, पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। रोटावायरस वैक्सीन देने का रूट क्या है? किस रूट के माध्यम से रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन डी माना जाएगा। रोटावायरस जो वैक्सीन दी जाती है वो ओरल दी जाती है। कैसे देते हैं?
ओरल देते हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इसे ओरली दिया जाता है, रोटावायरस जो वैक्सीन होती है इसे ओरल दिया जाता है। कितनी बूंद देते हैं? 5 बूंदें दी जाती हैं। कितनी बूंदें देते हैं? 5 बूंदें दी जाती हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। रोटावायरस वैक्सीन किस लिए दी जाती है? अगर किसी को रोटावायरस हो जाता है, इससे डायरिया हो जाता है, इसलिए रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हम नए डेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, 2025 में जो डेटा इंक्लूडेड किया गया उसे पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार कितनी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है या कितनी बीमारियों का टीका लगाया जाता है? हाउ मनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसे NIS बोला जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी बीमारियों को खिलाफ टीका दिया जाता है? कितनी के खिलाफ दिया जाता है? तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, 6 के खिलाफ दी जाता है। कितना दिया जाता है? 6। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था। ठीक है, हम आपको बता दें क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा गया था, कई अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है, लेकिन वर्तमान के डेटा में जो वैक्सीन इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, टोटल 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन किया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। वर्तमान में जो पूरी तरीके से शेड्यूल है वो 11 वैक्सीन शेड्यूल है वर्तमान में, रिसेंट में। ठीक है, अब है कितनी? 12 वैक्सीनें हैं, 12 वैक्सीन हैं जो कि सम्मिलित हैं, लेकिन जो 11वीं वैक्सीन एक है वैक्सीन जापानी इंसेफ्लाइटिस, वो उस जगह पर दिया जाता है जहाँ पर इसके केस मिलते हैं। ठीक है, तो सही तौर पे टोटल 12 वैक्सीन है, लेकिन जो हर जगह शेड्यूल हैं वो उनमें से 11 वैक्सीन है। ठीक है, देखिएगा ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये बहुत पहले आया था, प्रश्न बहुत पहले आया था, उसलिए हाँ, इसलिए इसका आंसर 6 माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नेपाल, अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नेपाल और इंडिया का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये सेम है। ठीक है, और इसमें ये लिखा है अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, 12 बीमारियों के खिलाफ ये टीका दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड है? डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, पोलियो, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस काज्ड बाय द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस, डायरिया, निमोकोकल निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस इन स्पेसिफिक एरिया। टोटल कितनी है? 12 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे पॉइंट दिया गया है, ये जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये इम्यूनाइजेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। यहाँ पर 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन नेशनल तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अगेंस्ट 11 डिजीज जिनको रूटीन वाइज वैक्सीन देते हैं उनमें से 11 हैं, जैसे कि डिप्थीरिया है, पर्टोसिस है, टेटनस है, पोलियो है, मिजल्स है, रुबेला है, सीवियर फॉर्म ऑफ द चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस एंड रोटावायरस, डायरिया होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, मेनिंजाइटिस होता है और निमोनिया होता है। ठीक है, तो ये बीमारियां हैं जिनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण किया जाता है। जो क्वेश्चन 6 दिया गया है NIS के अंतर्गत वो बहुत पहले का प्रश्न है, वर्तमान में ये डेटा आपको पढ़ना है जो अपडेट किया गया 2025-26 का डेटा रहेगा। ठीक है, हाँ, ये अपडेटेड डेटा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जहाँ ज़रूरत होती है अपडेट होने की वहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, अपनी क्लास में, डेली वाली क्लास में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे? ठीक है, हु वर अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। पढ़िए और आंसर बताइए। अगर आपको इस प्रश्न में संदेह हो कि कितनी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है, तो 12 के खिलाफ किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और 11 राष्ट्रीय स्तर पर 11 के खिलाफ देते हैं, जिसमें से जापानी इंसेफ्लाइटिस उन जगह पर दिया जाता है जहाँ पर इसके केस मिलते हैं, जहाँ नहीं मिलते वहाँ पर नहीं करते। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन माने जाते हैं? हु वर अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन जिन्होंने स्टार्ट किया था वो कौन थे? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, चाइनीज थे। किसने किया था? ये चीनी लोग थे। हाँ, तो ये चाइनीज़ लोग थे, इनको इम्यूनाइजेशन का अग्रदूतक माना जाता है। चाइनीज़ जो लोग हैं इनको इम्यूनाइजेशन का अग्रदूत माना जाता है। सही उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसे कब शुरू किया गया था? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, अभी एक पेपर सॉल्व कराया था मैंने झारखंड ANM का, उसमें ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आपको बिहार का पेपर सॉल्व कराया था स्टाफ नर्स का, उसमें क्वेश्चन था। इसके पहले भी ये क्वेश्चन परमानेंट स्टाफ नर्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 1974 में स्टार्ट किया गया था। वैश्विक टीकाकरण बोला जाता है। आपको बताना है वैश्विक टीकाकरण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
हाँ, वैश्विक टीकाकरण कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। दिवस के बारे में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे। वैश्विक टीकाकरण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन सबसे पहले किसने किया था। द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई। जो वैक्सीनेशन हुआ था ये सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था। लिखा है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, किसने परफॉर्म किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। 6 का उत्तर क्या माना जाएगा। द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, हाँ, वैक्सीनेशन को जो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले सफल वैक्सीन की खोज की थी 1796 में, ठीक है। हाँ, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। दुनिया में चेचक का आखिरी मामला कब रिपोर्ट किया गया था। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कब किया गया था। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है दुनिया में चेचक का आखिरी मामला कब रिपोर्ट किया गया था। कब रिपोर्ट किया गया था दुनिया में चेचक का आखिरी मामला। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। तो लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था दुनिया में चेचक का आखिरी मामला। तो 1977 में किया गया था। कब किया गया था। 1977 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। हाँ, 1977 में ये रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 1977 में कहाँ किया गया था ये। सोमालिया में किया गया था। कहाँ किया गया था। सोमालिया में, समझे। ये अफ्रीकन कंट्री है। ओके। हाँ, ये अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ किया गया था ये केस। रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले, मतलब लास्ट केस था जो लास्ट अंतिम बार मिला। नेक्स्ट केस है चेचक के टीके में शामिल है स्मॉल पॉक्स कंटेन्स। जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है। हाँ, उसमें क्या शामिल है। चेचक के टीके में शामिल है, आपको बताना है चेचक के टीके में क्या शामिल है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स, इसमें क्या पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा। इसमें लिविंग वायरस पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवित वायरस रहता है, समझे। जो स्मॉल पॉक्स है इसका जो टीका तैयार किया गया था वो लिविंग जीवित वायरस का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, इसमें जीवित टीका का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। जो 8-10 साल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक पार्ट इसका भी और आएगा। ईपीआई में सभी टीके शामिल हैं सिवाय, उसमें बीमारी होगी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होंगी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम होंगे, ठीक है। आगे वाली जो क्लास आएगी, ईपीआई इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट, ईपीआई में सभी टीके सम्मिलित हैं सिवाय। तो ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। इसमें सभी टीके आते हैं, एमएमआर नहीं आता। इसमें डीपीटी, पोलियो, बीसीजी ये सारे आते हैं, और विकल्प बी को छोड़ करके, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट करके पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सेप्ट करके पूछा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। 10 पढ़िए और उत्तर बताइएगा। 10 नंबर। चेचक उन्मूलन के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत को किस वर्ष चेचक मुक्त घोषित किया गया था। इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड a स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री बाय एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। चेचक उन्मूलन के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत को किस वर्ष चेचक मुक्त घोषित किया गया था। किस वर्ष चेचक मुक्त घोषित किया गया था। भारत को जो किया गया था 1977 में किया गया था। 1977 में किया गया था इंडिया को, ठीक है। WHO ने इसे सर्टिफिकेट दे दिया था कि अब आपके यहाँ चेचक के केस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और 1977 में लास्ट केस सोमालिया में ही देखा गया था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 11। WHO ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की थी, कब की थी। WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। WHO ने कहा था पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है। और तो ये WHO ने कब बताया था कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है। हाँ, WHO ने ये बात बताई थी कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है। WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल
इराडिकेशन प्रोग्राम ऑफ स्मॉल पॉक्स इन। तो ये 8 मई 1980 को डिक्लेयर कर दिया था उसने कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म कर दिया जा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। WHO ने हाँ चेचक के वैश्विक उन्मूलन की जो घोषणा की थी वो 8 मई 1980 को की थी। कब की थी? 8 मई 1980 को की थी। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। 8 मई 1980 को घोषणा कर दी थी उसने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। WHO द्वारा घोषित निम्नलिखित बीमारियों में से एक को वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है। किसका कर दिया गया उन्मूलन? वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाय WHO। WHO द्वारा घोषित निम्नलिखित बीमारियों में से एक को वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया। कौन सी बीमारी है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हाँ, तो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया स्मॉल पॉक्स को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये पूरी दुनिया से ख़त्म की जा चुकी बीमारी है, ठीक है। पूरी दुनिया से इसमें केस भी नहीं मिलते। नेक्स्ट है AEFI का पूर्ण रूप क्या है? क्या नाम है इसका पूरा? फुल फॉर्म ऑफ AEFI पढ़िए और आंसर बताइएगा। द फुल फॉर्म ऑफ AEFI, तो AEFI का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और आंसर बताइए 13 का उत्तर। AEFI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन माना जाएगा, ऑप्शन बी। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना जाएगा, समझे। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना, ये प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टपेडिक, डिप्थीरिया, टेटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियो के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त उम्र कौन सी है? हाँ, पढ़िए और आंसर बताइएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनेस, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एज। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, सबसे जो अच्छी उम्र मानी जाती है, सबसे उपयुक्त उम्र मानी जाती है जिसमें ये टीका लगाए जाएँ बीमारियों के खिलाफ, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग कफ, मीजल्स और पोलियो के खिलाफ। तो सबसे बढ़िया उम्र कौन सी मानी जाती है? सबसे जो अच्छी उम्र मानी जाएगी, बढ़िया उम्र होगी, वो 0 से 9 महीने मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 0 से 9 महीने के बीच में अगर ये सारे टीके लग जाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माना जाता है, समझे। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस का टीका लग जाता है, डिप्थीरिया का टीका, टेटनस का टीका, वुपिंग कफ का, मीजल्स का, पोलियो का, तो ये बहुत अच्छा रहता है। 0 से 9 मंथ, 0 से 9 मंथ सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। ओके, सही उत्तर ऑप्शन बी वाला माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत से समाप्त संचारी रोग है, जो भारत से समाप्त किया जा चुका है वो कम्युनिकेबल बीमारी कौन सी? संचारी रोग का मतलब है ऐसी बीमारियां जो संचार करती थी या ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं, उनको संचारी रोग कहा जाता है। तो भारत से समाप्त संचारी रोग कौन सा है जिसे भारत से समाप्त किया जा चुका है? कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया जिसे भारत से ख़त्म किया जा चुका है, वो बीमारी कौन सी है जिसे भारत से ख़त्म किया जा चुका है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा स्मॉल पॉक्स। कौन सी बीमारी है? स्मॉल पॉक्स को भारत से ख़त्म किया जा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। भारत से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया जा चुका है और भारत से ख़त्म किया गया था 1977 में, दुनिया से ख़त्म किया गया है 1980 में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, 1980 में दुनिया से ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें यह प्राप्त करना चाहिए। चिल्ड्रेन हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टॉमी शुड रिसीव। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है तो उन्हें प्राप्त करना चाहिए। उन्हें क्या प्राप्त करना चाहिए? पढ़िए और आंसर बताइएगा। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें प्राप्त करना चाहिए। उन्हें क्या प्राप्त करना चाहिए? पढ़िए और आंसर बताइएगा।
जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें प्राप्त करना चाहिए। हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। हाँ, पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का स्प्लेनिकटॉमी हुआ है उन्हें यह प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहिए? निमेकोकोकल वैक्सीन प्राप्त करनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ कितने प्रकार के टीके हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जापानी इंसेफेलाइटिस? जापानी इंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट कितने टीके हैं? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ कितने प्रकार के टीके हैं? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जो टीके हैं वो 3 टीके हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 18, 18 नंबर पढ़िए और आंसर बताइएगा। 18 नंबर, इनमें से कौन सी वैक्सीन लक्षण वाले एचआईवी इन्फेक्शन में कंट्राइंडिकेटेड हैं जिसका CD4 काउंट 400 सेल से कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड सिम्टोमेटिक? यहाँ पर एक वैक्सीन मना है, नहीं लगाना है, ठीक है। एचआईवी अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है किसी में और उसमें CD4 की जो संख्या है वो 400 सेल पर, हाँ, मिलीमीटर क्यूब से कम है, तो उसमें हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे? अगर लगा देते तो और कम हो जाती इनकी संख्या, इसलिए ये वैक्सीन नहीं लगाते, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सी वैक्सीन है जो नहीं लगाते? तो प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा, येलो फीवर नहीं लगाई जाती, समझे। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन सी वैक्सीन लक्षण वाले एचआईवी इन्फेक्शन में कंट्राइंडिकेटेड है जिसका CD4 काउंट 400 सेल पर मिलीमीटर क्यूब से कम है? तो हम येलो फीवर वैक्सीन नहीं लगाते, ठीक है। इससे लगाने से और दिक्कत होती है और इनकी संख्या और रेड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? जो एचआईवी पॉजिटिव वैक्सीन मतलब बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुछ पैदा होते हैं एचआईवी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो इनको कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती HIV पॉजिटिव बच्चे को? हाँ, कौन सी नहीं देंगे? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और आंसर बताइएगा। HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। OPV नहीं दी जाती। कौन सी नहीं देते हैं? OPV नहीं दी जाती। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर है। HIV पॉजिटिव बच्चों को OPV वैक्सीन नहीं देते, मना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवित वैक्सीन का उदाहरण है। लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल बताइए कौन सा इनमें से दिए गए विकल्प में से जीवित वैक्सीन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन जीवित वैक्सीन का उदाहरण है। कौन सा है इनमें से जीवित वैक्सीन का उदाहरण? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन डी माना जाएगा। डी, ये जो जीवित वैक्सीन है वो इनमें से BCG है जो कि लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये कैसी है? लाइव वैक्सीन है और ये बैक्टीरिया से होने वाली लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। मीजल्स जो वैक्सीन है ये भी कैसी वैक्सीन है? ये लाइव वायरल वैक्सीन है। कैसी है? लाइव वायरल वैक्सीन, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये लाइव वायरल वैक्सीन है। तो दोनों कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, मतलब दोनों में जीवित ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार जन्म के समय इनमें से कौन सी वैक्सीन की सिफारिश की जाती है? विच ऑफ दीज वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? जो NIS है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, विच ऑफ दीज वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन रिकमेंडेड की जाती है NIS के अकॉर्डिंग? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन रिकमेंडेड की जाती है उस वैक्सीन का नाम बताइए। कौन सी वैक्सीन है? तो 3 टीके दिए जाते हैं। एक दिया जाता है BCG दिया जाता है, हेपेटाइटिस B देते हैं, OPV दिया जाता है, ठीक है।
हाँ, तो सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? विकल्प ए सही उत्तर माना जाएगा। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और आपका ओपीवी सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अच्छा विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे 6306782918 630768 अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है। आप एएनएम के लिए पीडीएफ नोट परचेज कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए पीडीएफ नोट परचेज कर, एमपीडब्ल्यू या अन्य एग्जाम्स जो भी आपके लगे हैं तो उनके लिए आप पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, पेड क्लासेज, लाइव रिकॉर्डेड सभी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न सभी मारे गए टीके हैं सिवाय, मतलब किल्ड वैक्सीन है, मारे गए का मतलब वैक्सीन को नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर दिया गया सभी किल्ड वैक्सीन है, सभी किल्ड टीके हैं। आपको बताना है एक यहाँ पर किल्ड नहीं है, वही आप छांट लो कि कौन सा किल्ड नहीं है। सभी किल्ड हैं। अभी ऊपर वाले प्रश्न में इसी के बारे में जिक्र किया था मैंने, सभी जीवित टीके हैं। तो ये मतलब सभी किल्ड टीके हैं। ये कॉलरा क्या है? किल्ड है। टेटनस क्या है? किल्ड है। पर्टोसिस क्या है? किल्ड है। लेकिन ये क्या है? लाइव वैक्सीन है। जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये लाइव टीका के अंतर्गत आता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइएगा। नीचे दिया गया कौन सा जीवित क्षीणित टीका है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। जीवित और क्षीणित टीका है कौन सा इनमें से? गिवन बिलो विच वन इज द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन? इनमें से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। हाँ तो बताइए भाई, नीचे दिया गया कौन सा जीवित क्षीणित टीका है? गिवन बिलो, हाँ बिलो विच वन इज द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूएटेड जो वैक्सीन है वो कौन सा है? तो ये बीसीजी है। कौन सा है? बीसीजी। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, नीचे दिया गया कौन सा टीका जीवित टीका है? तो बीसीजी। बीसीजी कैसा टीका है? ये जीवित टीका के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। बीसीजी जीवित टीका है। बाकी जैसे अगर कॉलरा के बारे में पूछा जाए तो ये आपका किल्ड टीका है। ठीक है, हेपेटाइटिस का टीका, ये कैसा टीका है? किल्ड टीका है। शॉक मतलब वैक्सीन का आईपी भी बोला जाता है। ठीक है, जो शॉक टीका है ना, जो ना शॉक, ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होता है, मतलब ये किल्ड टीके के अंतर्गत आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ आ टॉक्साइड इज द, ये टॉक्साइड वैक्सीन बताना है आपको। यहाँ पर टॉक्साइड टीका है कौन सा है? टॉक्साइड टीका हाँ, टॉक्साइड टीका है कौन सा? टॉक्साइड टीका है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ आ टॉक्साइड इज द, तो टॉक्साइड टीका इनमें से कौन सा है? हाँ, जो टॉक्साइड टीका है वो कौन सा है? टॉक्साइड टीका। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो टॉक्साइड टीका है वो डिप्थीरिया होता है, टेटनस होते हैं, दो टीके टॉक्साइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितने टीके टॉक्साइड के अंतर्गत आते हैं? दो टीके। एक आपका ये डिप्थीरिया हो गया, दूसरा आपका टेटनस होता है। ठीक है, हाँ टेटनस। और जो वर्ड टॉक्साइड लिखा होता है ना, टॉक्साइड में ही इसके आंसर छिपे होते हैं। टी मतलब होता है टेटनस, टीटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, डी मतलब होता है डिप्थीरिया, इसी में इसके उत्तर छिपे होते हैं। यही दो टीके हैं जो टॉक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट डे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 25 डीपीटी। पढ़ लीजिए आप पहले एक बार। हाँ पढ़ लीजिए फिर उत्तर बताइए। डीपीटी ओपीवी हेपेटाइटिस बी की दो खुराक के बीच अंतराल इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको बताना है किससे कम नहीं होना चाहिए। इंटरवल बिटवीन टू डोज ऑफ डीपीटी, जब डीपीटी की दो डोज देंगे तो अंतराल इससे कम नहीं रखना है। ठीक है, ओपीवी की अगर दो खुराक देंगे तो अंतराल इससे कम नहीं रखना। हेपेटाइटिस बी की अगर दो खुराक देंगे तो अंतराल हम इससे कम नहीं रखेंगे। आपको बताना है किससे कम नहीं रखेंगे। हाँ, डीपीटी की अगर दो खुराक देंगे तो इनके बीच में जो अंतर होगा वो 4 सप्ताह से कम नहीं रखा जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन डी।
समझे। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। अगर हम डीपीटी के 2 टीके दे रहे हैं तो एक टीका और दूसरे टीका के जो बीच में अंतर होगा वो 4 सप्ताह का माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 4 सप्ताह का अंतर। इसी प्रकार से जैसे ओपीवी के टीके दिए जाएंगे, पहला और दूसरे के बीच में जो अंतर होगा वो 4 सप्ताह का अंतर माना जाएगा, समझे। हाँ, 4 सप्ताह का अंतर। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस के जो टीके अगर 2 देंगे तो इनके बीच में भी जो अंतर माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 4 सप्ताह का ही अंतर माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि द मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ डीपीटी, जो 2 टीके हैं जैसे कि डीपीटी का टीका है, ओपीवी का टीका है, हेपेटाइटिस बी का टीका है, तो इनके बीच में कम से कम जो आपको अंतर रखना है, ठीक है, कम से कम जो अंतर रखना है वो 4 सप्ताह का अंतर रखना ही रखना है, समझे। 4 सप्ताह का अंतर रखना ही रखना है, इससे पहले नहीं देंगे। इसीलिए जैसे कि पेंटा वाला टीका हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पेंटावलेंट का एक टीका होता है, हाँ जस्ट अ सेकेंड, पेंटावलेंट, तो ये भी 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, इस प्रकार। तो देखो 6 4 10, 10 4 14, तो मतलब 4 सप्ताह बाद ही दे रहे हैं टीके, ठीक है, 4 सप्ताह बाद ही टीके प्रोवाइड करेंगे। अब अगर आप इससे ज़्यादा समय लेना चाहें तो इसमें ज़्यादा समय कर सकते हो, लेकिन 4 सप्ताह से कम का समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे। 4 सप्ताह से कम का समय अमान्य है, 4 सप्ताह से कम का समय होना ही नहीं चाहिए, ठीक। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1 है हमारा इस चैनल्स पे, ठीक है। इसका हम एक पार्ट और लाएंगे जिसमें हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा कवर करेंगे, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी में, स्टाफ नर्स में, सीएचओ में, अन्य बहुत सारी परीक्षाओं, परमानेंट स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, हर एक राज्य के जितने भी एग्जाम होते हैं सबका टीकाकरण क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ये अभी एक क्लास हम और देंगे आपको, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। 63 067 82 918, 6306782918। और आपको क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं चैनल्स को लाइक वगैरह नहीं करते, ठीक है, आप लोग चैनल्स को लाइक वगैरह भी करके जाया करें, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ओके। और किसी का अगर कोई प्रश्न है, किसी भी क्वेश्चन में अगर संदेह है, ठीक है, अगला आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, समझे। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे आप, जो भी आप अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कोई प्रश्न वगैरह आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, हम उसका शीघ्र ही रिप्लाई देते हैं, ओके। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नई क्लास के साथ, ठीक है। जितनी भी क्लासेज हम दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों का रिवीजन करो, ठीक है। हम किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए, ठीक है, लेकिन अब डेली क्लासेज वगैरह आपकी चल रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज का रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ाए गए क्वेश्चन हमारे द्वारा एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू।